जी बच्चों, हम अपना लेक्चर यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो बिल्कुल बेसिक था कि ओवरी से सेकेंडरी ओवोसाइट ओवुलेट होकर इट एंटर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुई, आपके पास जाइगोट बना, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, मोरूला। मोरूला में जब आपके पास अप टू 32 सेल्स हो जाते हैं, कॉम्पैक्शन होती है। इस कॉम्पैक्शन की वजह से सेल्स जो है वो अलाइन होती हैं टू द टू ग्रुप्स। देखो, एक ग्रुप है वो एक पोल पे इकट्ठा हो गया, ये होगा एम्ब्रियोब्लास्ट। ये वो सेल्स हैं जिन्होंने अल्टीमेटली एम्ब्रियो बनाना है। एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जिन्होंने इसको सराउंड किया है, ये सेल बन जाएंगे ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट का काम है ऐसी डेवलपमेंट करना, ऐसे स्टेप्स लेना कि वो इन सेल्स को नरिश कर सके जिन्होंने एम्ब्रियो बनाना है। तो ये वाले सेल्स कहलाएंगे ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, अब आप एक और पॉइंट नोट करो कि जिस वक्त तक आपका ये एम्ब्रियो जो है ये यूट्राइन ट्यूब के अंदर रहा, तो इसके बाहर जोना पेलुसिडा इंटेक्ट रहा। जोना पेलुसिडा प्रिवेंट करता है एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन इन द यूट्राइन ट्यूब। जैसे ही ये यूट्राइन कैविटी के अंदर एंटर होगा, आप देखो इसका जोना पेलुसिडा डीजेनरेट कर जाएगा। जोना पेलुसिडा के डीजेनरेट होने के बाद इस एम्ब्रियो के अंदर टेंडेंसी होगी फौरन से ट्राई करेगा इम्प्लांट होने के लिए। ठीक है, और इम्प्लांट इसने होना है यूट्राइन वॉल के ऊपर। ठीक, यूट्राइन वॉल के ऊपर। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होता है कि अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे जिसके अंदर इसमें इम्प्लांटेशन के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, अभी तक आपको क्या पॉइंट पता चला है कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन यूट्राइन ट्यूब में हुई और जोना पेलुसिडा का जो कवर जो है लेयर वो इंटेक्ट है, और जोना पेलुसिडा जो है वो जैसे ही ये यूट्राइन कैविटी में एंटर होगा डीजेनरेट होगा, और कॉम्पैक्शन की वजह से सेल्स जो है वो टू ग्रुप्स में अरेंज हो गए हैं। एक है एम्ब्रियोब्लास्ट, दूसरा है ट्रोफोब्लास्ट। Embryoblast cells, they will responsible for the formation of the embryo, and the trophoblastic cells, they are responsible for the arrangement of the nutrition for this developing embryo. क्या यहाँ तक पॉइंट क्लियर है बच्चों? आगे चले नेक्स्ट स्लाइड पे। रिस्पॉन्ड करो बच्चों, प्लीज रिस्पॉन्ड। ठीक है, अब हम अगली स्लाइड देखेंगे। अब आप ये देखो कि ब्लास्टोसिस्ट नॉट ओनली इम्प्लांट टू द एंडोमेट्रियम बट इट विल गो इनटू द एंडोमेट्रियम। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, और मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखो, ये आपका अब आ गया एम्ब्रियो। इसके अंदर ये एम्ब्रियोब्लास्टिक सेल्स हैं जिन्होंने एम्ब्रियो बनाना है। बाहर वाले जो येलो हैं ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं, इन्होंने न्यूट्रिशन का अरेंजमेंट करना है। और ये ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी वही है जिसमें बाद में यॉर्क सैक बन जाना होता है। ठीक है, अच्छा, अब आप ये देखो कि ये एंडोमेट्रियम क्या है। अब आपको एंडोमेट्रियम का तो पता चल गया होगा, बताओ क्या होती है एंडोमेट्रियम? व्हाट इज एंडोमेट्रियम? कौन बच्चा लिख के बताएगा व्हाट इज एंडोमेट्रियम? क्लास, व्हाट इज एंडोमेट्रियम? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आप क्या समझते हो एंडोमेट्रियम क्या चीज है? क्लास, इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, अच्छा। मिडल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज मायोमेट्रियम एंड आउटर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज पेरीमेट्रियम। एग्रीड। अब कौन बच्चा बताएगा कि एंडोमेट्रियम के को क्या कंपोनेंट्स होते हैं? एंडोमेट्रियम किस चीज की बनी हुई होती है? एंडोमेट्रियम किस चीज की बनी होती है बेटा? सिंपल कलमनर एपिथेलियम। जैनब ने लिखा, ये आधा आंसर ठीक है। सिंपल कलमनर एपिथेलियम ये है, सिंपल कलमनर एपिथेलियम। इस आपको पता है एपिथेलियम एवेस्कुलर है, और इंटरनल ऑर्गन में ये जो कनेक्टिव टिश्यूज एपिथेलियम के नीचे पड़ा होता है, जिसके अंदर पड़ी ब्लड वेसल्स को नरिश करती है, उसको क्या कहते हैं? क्लास जल्दी से जवाब देना होगा, ये वो बेसिक्स हैं। अगर आपको ये नहीं आता होगा तो हम आगे लेक्चर कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये क्या कहलाएगा? जो एपिथेलियम के नीचे ये कनेक्टिव टिश्यू पड़ा हुआ है, ये क्या कहलाएगा? क्लास प्लीज रिस्पॉन्ड। सिंपल कलमनर एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू। इस कनेक्टिव टिश्यू को क्या कहेंगे बेटा? दिस इज माय क्वेश्चन। कॉम्पैक्ट लेयर, स्पॉन्जी लेयर, ये भी बात बाद में आएगी। लेमिना प्रोप्रिया, बिल्कुल सही। सबसे पहले आप ये समझो
कि एंडोमेट्रियम का क्या मतलब है। एंडोमेट्रियम का मतलब सिर्फ सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम नहीं है। एंडोमेट्रियम का मतलब है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम प्लस द कनेक्टिव टिश्यू व्हिच सपोर्ट एंड नरिश दिस एपिथेलियम, and this connective tissue is called the lamina propria. It is this lamina propria which contains the uterine glands and contain the blood vessels and fibroblast cells and other connective tissue cells. ये कॉन्सेप्ट आपने अपने दिमाग में क्लियर कर लेना है। उसके बाद वो फिर जब यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट्स होती हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, तो फिर हमारे पास इसी एंडोमेट्रियम की 3 लेयर्स बन जाती हैं। एक ऊपर वाली कहलाती है फंक्शनल लेयर, नीचे वाली कहलाती है बेसल लेयर। फंक्शनल लेयर को फिर 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, ऊपर वाली कहलाती है कॉम्पैक्ट और नीचे वाली कहलाती है स्पॉन्जी। ठीक है बेटा, लेकिन अभी हम जिस चीज पे फोकस करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट हम बेसिक से एनहांस कर रही हैं, उसके ऊपर भी हम आएंगे। अभी इस स्लाइड का पर्पस क्या है कि आपके सामने एंडोमेट्रियम है। Endometrium is the innermost lining of the uterus. It is composed of the simple columnar epithelium and supported by underlying lamina propria. Lamina propria contains the uterine glands and blood vessels and connective tissue along with the connective tissue cells. Is that clear? Class respond quickly. क्या आपको आज एंडोमेट्रियम क्लियर हो गया है? और सारी क्लास रिस्पॉन्ड करेगी क्योंकि ये सारी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बच्चे हमारे भागे हुए बच्चे हैं 4-5, वो भी प्लीज तो में ज्वाइन इन करें और अपना काउंट पूरा 150 करें। अच्छा जी, अब आपके पास देखो, ये आपके पास एम्ब्रियो है। इस एम्ब्रियो ने इस एंडोमेट्रियम की ये जो लाइनिंग एपिथेलियम है पहले से इरोड करना है। इरोड करके इस एम्ब्रियो ने आपके पास इसके लेमिना प्रोप्रिया में जाना है, यानी ये इसकी कॉम्पैक्ट लेयर को इरोड करेगा, स्पॉन्जी लेयर को इरोड करेगा और इस लेमिना प्रोप्रिया के अंदर ये रहकर ग्रो करेगा। ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे ने डेसिडुआ लिखा बेटा, उसके ऊपर भी मैं आती हूँ, उसके ऊपर भी बेटा बिल्कुल आएंगे। ये एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस ही डेसिडुआ कहलाएगा और जब ये इम्प्लांटेशन स्टार्ट होगी तो ये एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस डिफरेंट चेंजेस शो करेगा, उसको कहते हैं डेसिडुअल रिएक्शन। और वो चेंजेस ही आज हमने स्टडी करनी है। अरूज आपने बिल्कुल सही लिखा डेसिडुआ, यही एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस डेसिडुआ कहलाएगी। व्हेन द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस, इसकी एंडोमेट्रियम में सर्टेन चेंजेस आएंगी, उसको डेसिडुअल रिएक्शन कहते हैं। ये आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, अब कौन से सेल हैं जिन्होंने इरोड किया इस एंडोमेट्रियम की एपिथेलियम को। तो ये सेल हैं ट्रोफोब्लास्ट के अंदर 2 तरह के सेल डिवाइड हो जाएंगे, एक कहलाएंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट, दूसरे कहलाएंगे सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट। सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट जो सेल्स हैं, दे लूज देयर सेल बाउंड्रीज एंड दे बिकम द mass of contain which is multinucleated mass, and they keep on eroding the lining epithelium, then they keep on eroding these capillaries and glands। और इससे क्या होगा, इस इरोजन से क्या होगा, एक तो एम्ब्रियो को अंदर जाने का मौका मिलेगा, दूसरा इस इरोजन से क्या होगा कि कैपिलरीज और ग्लैंड्स के अंदर, कैपिलरीज में ज़ाहिर ब्लड है, न्यूट्रिशन आएगी, बिल्कुल सही, और ग्लैंड्स के अंदर क्या है, लिपिड है, लिपिड रिच सिक्रीशंस हैं। जब ये ग्लैंड्स को इरोड करेगा तो ये लिपिड रिच सिक्रीशंस भी लैक्यूना में आ जाएंगी जो ये इरोजन के बाद बनाएगा। ठीक है, तो ये अर्ली सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन बनेगा फॉर द एम्ब्रियोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट की अर्ली सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, द ब्लड इन द कैपिलरीज एंड द सिक्रीशंस इन द ग्लैंड्स। इसके अलावा इस कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स होती हैं जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं, जो कि चेंजेस शो करती हैं और बन जाते हैं डेसिडुअल सेल्स। वो डेसिडुअल सेल्स भी लिपिड रिच होती हैं और वो भी ब्रेक करते हैं क्लोज टू दिस सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट, and these 3 things together provide the nutrition to the embryoblast। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब आप देखो कि अब इस पॉइंट पर देखो कि एम्ब्रियो जो है, नो इट हैज एंटर्ड into the lamina propria after doing the erosion through the lining epithelium। लाइनिंग एपिथेलियम में से गुजर के ये अंदर आ चुका है, ये कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी लेयर के अंदर पड़ा हुआ है ऑफ द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की 2 लेयर्स बेसिकली हैं, ऊपर वाली को कहते हैं फंक्शनल लेयर, नीचे वाली को कहते हैं बेसल लेयर। बेसल लेयर हमेशा इंटैक्ट रहती है, वो कभी भी शेड नहीं होती, नॉट आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन, नॉट आफ्टर द डिलीवरी।
बेसल लेयर ने इंटेक्ट रहना है। बेसल लेयर सोर्स ऑफ रीजनरेशन होती है फॉर दी फंक्शनल लेयर अगेन, ठीक है। बेसल लेयर कभी भी डैमेज नहीं होती, और वो क्या होता है कि बेसल लेयर कभी भी शेड नहीं होती। जो ऊपर की फंक्शनल लेयर होती है उसमें शेड होना होता है। उस फंक्शनल लेयर के फिर दो पोर्शन होते हैं। जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो कहलाता है कॉम्पैक्ट, और जो दरमियान वाला उसका नीचे वाला पोर्शन होता है वो कहलाता है स्पॉन्जी, ठीक है। अब इस वक्त ये जो आपका एम्ब्रियो है ये एंडोमेट्रियम की कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी लेयर के अंदर आके बैठ गया है, ठीक है। अब आप देखो ये जो सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं, इन्होंने एरोजन की है इन ब्लड वेसल्स की, ग्लैंड्स की, और इन्होंने यहाँ पर लेक्यूना बना लिए हैं। इन लेक्यूना के अंदर कैपिलरी का ब्लड है, ग्लैंड्स की स्क्रीशन है। इसके अलावा डेसिडुअल सेल्स हैं जो इसमें नजर नहीं आ रहे, वो ब्रेक करेंगे क्लोज टू दिस ट्रोफोब्लास्ट and they release their secretion to these lacuna. These three things provide the source of nutrition to the embryoblast, ठीक है। एम्ब्रियो की ये न्यूट्रिशन का सोर्स बन रहे हैं। आगे चलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीटली इनसाइड द एंडोमेट्रियम एंड निक विल बी प्लग्ड बाय द फिब्रिन प्लग। ये देखो यहाँ पर ये फिब्रिन प्लग बन गया है, ठीक है बच्चों। क्या अभी तक आपको समझ आ रही है? क्या मेरे साथ हो? क्लास आप साथ साथ लिख के मुझे रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों देखो, अब मजीद मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, मजीद ये बताना चाह रही हूँ कि अब ये लेक्युलर नेटवर्क जो है ना, ये अर्ली फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन बन गई है। अच्छा, दोबारा बता दे फिब्रिन प्लग। ये देखो बेटा, जब ये इसके अंदर एम्ब्रियो इस एंडोमेट्रियम के लेमिना प्रोप्रिया में एंटर हो गया, तो इस एपिथेलियम के अंदर जो पॉइंट था, जिस पॉइंट से ये अंदर एंटर हुआ है, वो कोलेजन फाइबर्स ने वहां पे एक फिब्रिन प्लग बनाया है। तो ये है क्लोजिंग प्लग। अब यहाँ पर एपिथेलियम दोबारा रिपेयर हो जाएगी और रीजनरेट हो जाएगी, और एम्ब्रियो अंदर सिक्योर्ड कंडीशन में आराम से ग्रो करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आप देखो कि इस पॉइंट के ऊपर आपके पास ये लेक्यूनर नेटवर्क बन गया है, जो बना है सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट की एरोजन की वजह से। सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट लेमिना में पड़े हुए ग्लैंड्स को भी इरोड कर रहे हैं, कैपिलरीज को भी इरोड कर रहा है, और सिक्रीशंस जो है इन लेक्यूनर नेटवर्क में जमा करता जा रहा है, और यहाँ से डिफ्यूजन के जरिए इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिल रही है, ठीक है। इसके साथ साथ एम्ब्रियो में देखो कि यहाँ पर ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म डेवलप हो रही है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म पे नजर रखना, क्योंकि इसकी एक लेयर हमने यूज करनी है, और वो लेयर हमारे पास कोरियन बनाने में काम आएगी, इसलिए ये तस्वीरें आपको दोबारा दिखा रही हूँ। और एक विलाई की फॉर्मेशन हमें चाहिए। अगर विलाई की फॉर्मेशन आपको नहीं आएगी तो आप प्लेसेंटा की डेवलपमेंट और प्लेसेंटा सर्कुलेशन नहीं समझ सकोगे, ठीक है। इस पॉइंट तक क्या आपको ये सारी बातें भी समझ आ गई कि ये सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट अभी तक एरोजन कर रही हैं, अभी तक कोई विलाई फॉर्मेशन नहीं आई है ना, क्योंकि साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल आराम से इधर पड़े हुए हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बेटा ये यहाँ पर डेवलप होगी। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म यहाँ पर डेवलप हो रही है, और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के अंदर छोटी छोटी इस वक्त कैविटीज हैं। ये कैविटीज आपस में कोएलेस करेंगी और एक बड़ी कैविटी बना देंगी, वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम कहलाएगी। और ये कैविटी बनने की वजह से इसकी दो लेयर्स बनेगी, वो हम आगे चल के देखते हैं। Fetus enlarges and protrude into the uterine cavity as amniotic cavity enlarges. अच्छा जी, आगे चलते हैं। बेटा अभी अभी सब कुछ आपको समझाया जाएगा, बिल्कुल सही। स्प्लैंक्निक एंड सोमैटिक लेयर आपको बेटा अभी हर पॉइंट मैंने क्लियर करना है, क्योंकि कोरियन आप नहीं समझ सकते जब तक आपको ये दो लेयर्स का नहीं पता चलेगा। और अगर फर्ज करो आपको एक पॉइंट नहीं समझ आता, तो मैंने स्लाइड इस सिस्टम से लगाई हुई है कि वो पॉइंट आपका अगली एक दो स्लाइड में क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अब कोरियन के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये आउटर मोस्ट फीटल मेम्ब्रेन है। आपका जो फीटस है उसकी चार ऐसी मेम्ब्रेन है जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। ये चार एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एक्सटर्नल बड़े शॉक से सुनते हैं। इनमें से आउटर मोस्ट है कोरियन, कोरियन के बाद है एमनियन। एमनियन वो है जिसके अंदर फीटस ग्रो करता है, जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, फीटस स्विम करता है, अपनी ग्रोथ करता है, फ्री मूवमेंट करता है, अपने मसल डेवलप करता है, अपने ऑर्गन्स बनाता है, वो एमनियन है। फिर आपके पास योग सैक है।
योग सैक अर्ली जो है वो आपके पास एक एक्सटेंशन देता है जिसको हम एलेंटॉइस कहते हैं। ये चार वो मेम्ब्रेन है, ये चार वो एक्स्ट्रा फीटल मेम्ब्रेन है जिनके नाम आपकी फिंगर टिप्स पर होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए ये क्या होती है। नंबर 1 इज कोरियन, नंबर 2 इज एमनियोटिक कैविटी, नंबर 3 इज योग सैक, या योग सैक का दूसरा नाम क्या है, अम्बिलिकल वेसिकल, और फिर अम्बिलिकल वेसिकल से एक एक्सटेंशन निकलती है जिसका नाम होता है एलेंटॉइस। ये चार एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक फीटल मेम्ब्रेन है। क्लास, क्या आपको चार एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक फीटल मेम्ब्रेन का पता चला है? क्लास जो बाकी चार बच्चे हैं प्लीज आज उनको भी बुला लो, ये बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज हमने आपके सेट करने हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आप की इसमें से जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है जो फीचर्स को सबसे बाहर से कवर करती है उसका नाम है कोरियन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोरियन किससे बन रहा है। ठीक है, कोरियन तीन चीजों से बनेगा बेसिकली, तो वैसे दो चीजों से बनता है, एक का नाम है ट्रोफोब्लास्ट और दूसरा है सोमैटिक प्लूरिक एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अब हम इस तस्वीर पर जरा प्लीज वापस जाएंगे, इस वाली तस्वीर पे। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा कि ये कैविटीज आपस में कोएलेस करके एक बड़ी लार्ज कैविटी बना देंगी और इस एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म को दो लेयर में डिवाइड कर देंगी। एक लेयर वो होगी जो इस साइड ये जो आपके पास ये वाले सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स है और साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स है उनको अंदर से लाइन कर देगी, इधर लाइनिंग बनाएगी सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और इसके साथ साथ ये एमनियोटिक कैविटी को भी कवर करेगी। जो सबप्लैंक्निक होगी वो ये सिर्फ योग सैक को कवर करेगी। जो मेम्ब्रेन योग सैक को कवर करेगी या अम्बिलिकल वेसिकल को कवर करेगी वो कहलाएगी सबप्लैंक्निक, और दूसरी है सोमैटिक। जो सोमैटिक होगी वो ट्रोफोब्लास्ट को इनर लाइनिंग बनाएगी और साथ साथ एमनियोटिक कैविटी को कवर कर देगी। ठीक है, अब आपके पास कोरियन किन दो चीजों से बन रहा है? कोरियन बन रहा है ट्रोफोब्लास्ट से और साथ सोमैटिक प्लूरिक एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से। और जो ट्रोफोब्लास्ट है वो फर्दर हमने डिवाइड कर दिया हुआ है दो हिस्सों में, सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। आप इसको इकट्ठा ट्रोफोब्लास्ट भी लिख सकते हो या इसके दो पोर्शन भी करके लिख सकते हो। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया बच्चों? कोरियन किसका बना हुआ होता है क्लास? कोरियन किसका बना हुआ होता है? कोरियन किसका बना हुआ होता है क्लास? गुड क्लास, जल्दी से लिख के बताएगी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आज कोरियन समझ आ गया कि कोरियन की कॉम्पोजिशन क्या है तो फिर आगे प्लेसेंटल डेवलपमेंट आसान हो जाएगी। मैंने इसीलिए प्लेसेंटा डायरेक्ट स्टार्ट करने के बजाय जी सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म सिला, इसके साथ आपने ट्रोफोब्लास्ट भी तो डालना ना बेटा। हाँ, ट्रोफोब्लास्ट भी डालोगे, वेरी गुड वेरी गुड सिला। और ट्रोफोब्लास्ट की हमारे पास दो डिवीजन हैं, एक को हम कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट और दूसरे को कहते हैं हम सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, अच्छा जी, अब आप जरा इस तस्वीर को मेरे साथ देखें, सारे बच्चे देखें। ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है ये होती है सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट की। इसके अंदर देखो सेल अपनी सेल मेम्ब्रेन लूज कर गए हैं। ये एक मैस सा होता है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस होता है। ठीक है, आपके पास वेरी गुड शाहजेब, वेरी गुड एक्सीलेंट। अच्छा जी एमन, आपका भी जवाब बिल्कुल सही है, गुड क्लास। अब आप यहाँ पर एक दो चार बातें और समझो। जो आपके पास सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस बन जाता है, इसमें सेल मेम्ब्रेन अपनी सेल वॉल लूज कर देती है। क्लियर हो गई ये बात? उसके बाद ये देखो ये सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट है, ये अपनी सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट रखते हैं। अच्छा, ठीक होगी बात। और तीसरी देखो ये कहलाती है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटोप्लूरिक लेयर ऑफ द मेसोडर्म, ये वो है। ये तीनों मिलकर कोरियन बना रहे हैं। बस आज आपने कोरियन का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर करना है। कोरियन कैसे बनेगा? ट्रोफोब्लास्ट, और ट्रोफोब्लास्ट के अंदर क्या है? सोमैटोप्लूरिक लेयर ऑफ द मेसोडर्म जो कि एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है। ठीक है, अब आपको पता है जहां पे मेसोडर्म होगी उसमें ब्लड वेसल्स बननी है। ठीक है बेटा, अब आपके पास क्या है कि ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म है इसमें ब्लड वेसल्स हैं और साथ आपके पास ये ट्रोफोब्लास्ट है। ट्रोफोब्लास्ट की आगे से दो लेयर्स हो गई, ये तीनों मिलकर आपके पास कोरियन बना रही हैं।
ठीक है, आपने अब ये नहीं भूलना। और अब आपको बताएंगे कि प्राइमरी विलस कैसे बनेगा, सेकेंडरी विलस कैसे बनेगा, टर्शरी कैसे बनेगा, स्टेम विलस क्या होगा, ब्रांच विलस क्या होगा। जब तक ये बातें नहीं पता होंगी प्लेसेंटा नहीं आ सकता आपको। अच्छा जी, अब आपको वैसे कोरियन सराउंड्स द एम्ब्रियो, एमनियन, अम्बिलिकल वेसिकल एंड एलेंट्रॉइस, ये चारों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो आपके पास मेम्ब्रेन है उन चारों के नाम भी मैंने लिख दिए हैं। क्या आपको आज पता लग गया कि कोरियन क्या है? क्लास क्या आपको पता है? सिल्ला मैंने रिपीट कर दी है। क्या आपको पता लग गया कोरियन क्या है? सारी क्लास बताए, सारी क्लास। आज के बाद आपसे कोई पूछेगा बेटा व्हाट इज कोरियन, आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए ट्रोफोब्लास्ट एंड सोमेटोप्लूरिक लेयर ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ट्रोफोब्लास्ट क्या है? साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट। कौन सा है जिसमें सेल वॉल लूज हो जाएगी? सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट। कौन रोयन करेगा? सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है बच्चों, अच्छा जी। अब और चार एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के नाम क्या हैं? अब वो भी आपके फिंगर टिप्स पे होंगे। कोरियन, एमनियन, अम्बिलिकल वेसिकल, एलेंट्रॉइस, दीज आर दी 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 टाइप्स ऑफ कोरियन है। अब कोरियन तो एक ही है, लेकिन ये दो जो है इसके 2 रीजन बन जाते हैं। कोरियन एक ही है लेकिन इसके 2 रीजन बन जाते हैं। एक तरफ विलाई की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगी जो कि एम्ब्रियोनिक पोल होगा। वापस चलती है जरा इस पिक्चर पे, ये देखो, ये एम्ब्रियोनिक पोल है। इस पोल के ऊपर विलाई की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगी। और ये एब एम्ब्रियोनिक पोल है। इस पोल के ऊपर विलाई की ग्रोथ थोड़ी सी होगी और फिर वो विलाई भी डिजेनरेट कर जाती है। तो इस तरह इस पूरे कोरियन के 2 रीजन बन जाते हैं। एक रीजन यहाँ पर, चलो ये इस पिक्चर में देखो, अच्छा ये है आपका एम्ब्रियोनिक पोल, ये है आपका एब एम्ब्रियोनिक पोल। एम्ब्रियोनिक पोल के ऊपर विलाई की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगी और ये वही विलाई हैं जो कि आपके पास फीटल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा बना देंगे। ठीक है, लेकिन जो एब एम्ब्रियोनिक पोल होगा इसके ऊपर विलाई की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं होगी और फिर कुछ अरसे के बाद वो भी डिजेनरेट कर जाएंगी। तो इस तरह से कोरियन के 2 रीजन बन जाएंगे। एक रीजन वो जिसके ऊपर, नहीं बेटा ये डेसिडोबेज़ेलस तो आप बता रहे हो एंडोमीट्रियम के पोर्शन। अरूज बेटा हम बात कर रहे हैं अभी कोरियन की, अभी हम कोरियन की बात कर रहे हैं मेरे बेटे। डेसिडोबेज़ेलस, डेसिडो का तो मतलब एंडोमीट्रियम की बातें हैं, हम तो फीटस की बातें कर रहे हैं, हम तो फीटर के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की बातें कर रही हैं। ठीक है, अच्छा अब आप देखो आपके कोरियन 2 रीजन में डिवाइड हो रहा है। एक रीजन वो जो एम्ब्रियोनिक पोल पे है और ढेर सारे विलाई बना रहा है, और एक कोरियन का रीजन वो है जो एब एम्ब्रियोनिक पोल के ऊपर है, इधर है पड़ा हुआ। इसके ऊपर विलाई की ग्रोथ नहीं होती, बहुत थोड़ी होती है और जो बनती है वो भी डिजेनरेट कर जाती हैं। तो ये 2 रीजन में डिवाइड हो गया। ठीक है, इन 2 रीजन के नाम देखते हैं। एक है स्मूथ कोरियन, ये वो है जो एब एम्ब्रियोनिक पोल के ऊपर है, इसके ऊपर विलाए डेवलप नहीं होंगे, अगर होंगे तो बाद में डिजेनरेट कर जाएंगे। और ये स्मूथ होता है, इसको कहते हैं कोरियन लीव, इसको कहते हैं कोरियन लीव। ये वाला कोरियन का पोर्शन प्लेसेंटा बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता। डू यू गेट माय पॉइंट? ये जो स्मूथ कोरियन है ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा इन दी फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी विलाई नहीं बनेंगे। अगर विलाई बनते हैं तो वो डिजेनरेट कर जाती हैं। और इस कोरियन का नाम है, इसका नाम कोरियन लीव है। ठीक है, अब आपके पास वो कोरियन जिसके ऊपर आपके पास बहुत सारे विलाए बनेंगे, ये विलाए स्टेम विलाए, ब्रांच विलाए, परफ्यूज ग्रोथ ऑफ द विलाए बना देंगे। इसको हम कहेंगे विलस कोरियन या इसको कहेंगे कोरियन फ्रंटोसम। इसको क्या कहेंगे? विलस कोरियन और कोरियन फ्रंटोसम। क्या अब आपको कोरियन के 2 रीजन का पता लग गया है क्लास? सारी क्लास रिस्पॉन्ड करे। आज का लेक्चर मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया हुआ है और आज का ऐसे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे कि आपको हर वाइवा, हर चीज का, हर मसले का हल आपके पास निकल आएगा। ठीक है,
अच्छा जी, अब आपके पास क्या है, आपको क्या पता चला है कि कोरियन के दो रीजन, दो एरियाज बन जाती हैं जिसमें विलाई बनकर डिजनरेट कर जाएंगे, उसका नाम है कोरियन लीफ और स्मूथ कोरियन। और ये कोरियन प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। दूसरा है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा परफ्यूज ग्रोथ ऑफ विलाई बनेगा। और परफ्यूज ग्रोथ ऑफ विलाई में पहले आपके पास स्टेम विलाई होती है और फिर उनसे ब्रांच विलाई निकलती हैं, ठीक है। तो इस वाले कोरियन को हम कहेंगे विलस कोरियन और कोरियन फ्रोंडोसम। ये वो है जो पार्टिसिपेट करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा बनने में आपने जरूर सुना होगा, डॉक्टर मदिया ने लेक्चर में विलस कोरियन का नाम दिया होगा। तो विलस कोरियन कोरियन का वो रीजन है जिसके ऊपर परफ्यूज ग्रोथ ऑफ विलाई होनी है और ये होता है एम्ब्रियोनिक पोल के ऊपर। आगे चले, क्या इस पॉइंट को सब बच्चों ने समझ लिया है? क्लास शुड बी मूव ऑन। चलो जी ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप देखो यहाँ पर आपको पिक्चर के जरिए हम समझाने की कोशिश करें। अभी हमने पिक्चर में और कुछ नहीं देखना, सिर्फ आपकी फोकस होगा किसके ऊपर? कोरियन के ऊपर। नंबर 6 है कोरियोनिक विलाई। नंबर 6 ये देखो, जिस एक तरफ ये आपके पास विलाई बने हुए हैं और बाकी सारे का सारा स्मूथ कोरियन है, बाकी सारे का सारा स्मूथ कोरियन है। ये जो स्मूथ कोरियन है ये कोरियन लीव है और जिसमें विलाई है ये कोरियोनिक फ्रंडोसम है या विलस कोरियन है। अब आपने ये बात नहीं भूलनी, ठीक है। और बेटा वो जो आप बात कर रहे थे ना सिला डेसिडुआ की, तो डेसिडुआ तो यूट्रस की बातें हैं, वो भी हम करेंगे। अभी इसमें हम सिर्फ मैंने आपको कोरियन पढ़ाया है। तो आप मुझे अब क्या बता सकते हो कि कोरियन, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, डज द कोरियन बिकम द प्लेसेंटा? ये पूछा जाता है आपसे, बताओ। यस, कौन सा कोरियन का पार्ट प्लेसेंटा बनाएगा? विलस कोरियन। विलस कोरियन का दूसरा नाम क्या है? विलस कोरियन का दूसरा नाम क्या है? फ्रंडोसम। वेरी गुड, वेरी गुड। लो बेटा, ये इसका कंप्लीट आंसर मैंने लिख दिया क्योंकि ये बहुत दफा पूछा जाता है। द कोरियन इज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। डबल लेयर्ड कैसे है? एक लेयर है, कोरियन इज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन कैसे है? एक लेयर है ट्रोफोप्लास्ट की और एक लेयर है नीचे पड़े हुए सोमेटोफ्लूइडिक एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की। फिर वो बाकी बात है कि ट्रोफोप्लास्ट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, सिंसिटिव ट्रोफोप्लास्ट एंड साइटोट्रोफोप्लास्ट, ठीक है जी। और ये इधर से आएगा प्लेसेंटा। As the chorion grow, the chorion leaf comes in contact with the Desidophytellus and these layer fuse. Chorion leaf fuse कर जाता है Desidophytellus के साथ और इसके विलाई सारे के सारे अगर होंगे भी तो degenerate कर देंगे। Thus the placenta develop from the chorionic frondosum and Desidobacillus। अभी हम Desidua के भी तीनों पार्ट्स पढ़ लेंगे। अभी आपने कोरियन पे आपको 100% क्लैरिटी आ चुकी है, इसी तरह डेसिडुआ पे भी आएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी मैं आपको बताऊंगी डेसिडुआ बेसिलस क्या है, प्राइटेलस क्या है और कैप्सुलरिस क्या है जी। अब हम आएंगे विलाई के ऊपर। अगर आपको विलाई की समझ नहीं होगी तो कल अगला लेक्चर आपका सैटरडे का जाया हो जाएगा और आप लोगों ने अगले लेक्चर में ये पढ़ के आना है। एक और इम्पोर्टेंट बात याद आ गई, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि जी हमारा हिस्टोलॉजी का टेस्ट है तो कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज और बोन आएगी। तो मेरा जवाब आपके लिए ये है कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो कार्टिलेज और बोन है वो स्पेशल काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, वो कनेक्टिव टिश्यू का ही हिस्सा है। सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू के 4 चैप्टर्स बनते हैं जिसमें कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, फिर आगे कार्टिलेज है, फिर बोन है, ये सब कुछ इंक्लूडेड है। साथ सीवीएस मसल और रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये आपने टेस्ट बड़ा अच्छा परफॉर्म करना है। लो जी, अब आपके पास हम पढ़ रहे हैं विलाई। विलाई में एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्शरी। कोई मुश्किल बात नहीं है, इंतहाई आसान है। पहले हम बनाएंगे स्टेम विलस। स्टेम विलस वो होता है जो फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा को मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा के साथ फ्यूज करने में हेल्प करता है, एंकर करने में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, और फिर स्टेम विलस के ऊपर से ब्रांच विलाई निकलती हैं। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स ब्रांच विलस के लेवल पर होता है, स्टेम विलस के लेवल पर नहीं होता। पहले स्टेम विलस बनेंगी, स्टेम विलस एंकर करेंगी फीटल पार्ट को इनटू द मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। और फीटल पार्ट कौन बना रहा है? फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा कौन बना रहा है? अब तो खटक करके आंसर आना चाहिए।
Which structure forms the fetal part of placenta? Very good, villus chorion. Excellent, excellent. Very good class. Chorionic villi sprout from the chorion to provide maximal contact area with the maternal blood. देर अच्छा शाबाश गुड क्लास. एक पॉइंट और कहीं पे लिख के रख लो, इस पे एक्सटर्नल आपको बहुत कंफ्यूज करता है. देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ फीटल एंड मैटरनल ब्लड. देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ फीटल एंड मैटरनल ब्लड. मैटरनल ब्लड इंटरविलस स्पेस में होता है. दो विलाई के दरमियान जो स्पेस है उसको कहते हैं इंटरविलस स्पेस. ये वही बात है जो मैं आपको समझाती हूँ कि आप इंटरमीडिएट करके आए हो. मैट्रिक और मेडिकल कॉलेज में इंटरमीडिएट था. इसी तरह दो विलाई के दरमियान इंटर जो चीज दरमियान में वो इंटर कहलाएगी. तो दो विलाई के दरमियान जो स्पेस है इसको आप इंटरविलस कहोगे. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. अब हमारे पास जो विलस क्यों बनाए जाते हैं? विलस इसलिए बनाए जाते हैं, एक तो फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा मैटरनल पार्ट से जो है अटैच हो सके. दूसरा ब्रांच विलाई से एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस हो सके. और इंटरविलस स्पेस में मैटरनल ब्लड आता है और विलाई के अंदर फीटल ब्लड आता है. और दोनों के दरमियान एक मेम्ब्रेन होती है जिसको प्लेसेंटल मेम्ब्रेन कहते हैं. वो भी हम पढ़ेंगे कैसे बनेगी. उस प्लेसेंटल मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सचेंज होता है ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस थ्रू डिफ्यूजन. सो देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ फीटल एंड मैटरनल ब्लड. ये लाइन कहीं पे लिख के रख लो. अच्छा, अब आपके पास ये है प्राइमरी विलस, ये है सेकेंडरी विलस, ये है टर्शियरी विलस. ये आपको ड्रॉ करनी भी आनी चाहिए. इनका क्लियर कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए. है बहुत आसान. जब आपके पास बाहर होगा सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट और अंदर उसके कोर होगा साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल का, तो आप इसको कहोगे ये प्राइमरी विलस है. ठीक है. जब आपके पास बाहर होगा सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट, अंदर उसका कोर बनेगा साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड मेसोडर्म, तो ये बन जाएगा सेकेंडरी विलस. और जब आपके पास इस मेसोडर्म के अंदर ब्लड वेसल्स अपीयर हो जाएंगी, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? टर्शियरी विलस. अब आप इसमें एक पॉइंट और नोट करना कि जब तक ये सेकेंडरी विलस था, साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स जो हैं वो एक कॉन्टिन्यूस लेयर बना रहे थे. लेकिन जब ये टर्शियरी विलस बना है तो देखो साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल कॉन्टिन्यूस नहीं रहे हैं. अब हम ये पता करेंगे कि ये सेल कहाँ गए हैं, ये क्या बनाने में मसरूफ हो गए हैं. कोई बच्चा गैस कर सकता है? यहाँ से साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल कुछ चले गए हैं. जैसे हमारे कौन से स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट्स गायब हैं? हाँ, 7 स्टूडेंट्स गायब हैं. इसी तरह कुछ साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल कुछ बनाने के लिए यहाँ से चले गए हैं. कोई बच्चा गैस कर सकते हो कहाँ गए और क्या बना रहे होंगे इस वक्त? एनी गैस? गुड क्लास. कोई गैस, कोई नाम आपके ज़हन में आ रहा हो? उसका आपको एक हिंट दूं, क्योंकि आपका टेस्ट भी हो चुका है बेटा, आप लेक्चर्स भी डॉक्टर मदिया से ले चुके हो. आपको इसका एक हिंट दूं, ये जो चीज बनाने के लिए निकलते हैं ना यहाँ से सेल, ये सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्टिक सेल के ऊपर चले जाते हैं और वहां पर जाकर एक शेल बनाते हैं. उस शेल का क्या नाम होगा? क्या नाम होगा उस शेल का बच्चों? एंकरिंग विलस शेल और साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल. बिल्कुल सही. नहीं, सिंसिटियम नहीं होगा, साइरा सिंसिटियम नहीं होगा, साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल. लाइबा बिल्कुल ठीक है. एंकरिंग विलस शेल और साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल बिल्कुल सही होगा. अच्छा जी, अब आप देखो इस टर्शियरी विलस को दोबारा देखो. टर्शियरी विलस कब बनते हैं? बिल्कुल सही क्लास, गुड क्लास. आगे चलते हैं. टर्शियरी विलस कब बनेगा? जब हमारे पास बाहर होगा सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट, अंदर होगा साइटोट्रोफोब्लास्ट, फिर उसके अंदर होगा मेसोडर्म, मेसोडर्म में होंगे ब्लड वेसल्स और कुछ साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल इन सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स को पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकल जाएंगे और पूरे विलस को बाहर से सराउंड करेंगे शेल बनाकर. उस शेल का नाम होता है साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल. ये शेल स्टेम विलस को मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा में अच्छी तरह से एंकर करने में हेल्प करता है. ठीक है, आगे चलते हैं. लो बच्चों, वही बात जो हमने की थी वो अब हम दोबारा देखते हैं. पहले देखो, ये आपके पास टर्शियरी स्टेम विलस लिखा हुआ है. ठीक है,
ये हमारे पास आउटर साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल लिखा हुआ है। अच्छा, सिंसिटियम का तो मतलब होता है सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट। अच्छा, अब वापस चलो आप इसके ऊपर, इस पिक्चर पे, ये जो लाइट ग्रीन स्ट्रक्चर है ना, ये सारे का सारा साइटोट्रोफोब्लास्ट है। जो डार्क ग्रीन है वो सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट है, और जो पिंक कलर का ये है, ये आपके पास मेसोडर्म है। और ये सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट के अंदर जो आपके पास रेड कलर है ना, ये आपका ब्लड है। ये वो लेक्यूना है जो सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट ने बना दिया है, जो लेक्यूनर नेटवर्क बनाया था इसने। जो डार्क ग्रीन है ये सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट है। साइटोट्रोफोब्लास्ट पहले इस जगह पर होता है, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है। फिर साइटोट्रोफोब्लास्ट सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट के अंदर से गुजरता हुआ मटरनल साइड की तरफ प्रोसीड करता है, और वहां जाकर सारे विलाय के ऊपर एक शेल बना देता है। ये है आउटर साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल। और ये आपके पास जो विलस पहले बनता है, ये कहलाता है स्टेम विलस। स्टेम विलस क्या होगा, आपके पास बाहर होगा साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल, फिर होगा सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट, फिर साइटोट्रोफोब्लास्ट, और फिर उसके अंदर हो जाएगा मेसोडर्म। ठीक है, ये होता है स्टेम विलस। अब हम इस स्टेम विलस से निकालेंगे ब्रांच विलस। क्या क्लास आपको अभी तक समझ आ गई है? वापस ये स्लाइड देखो, ये आपके पास प्राइमरी विलस है, कोई इश्यू नहीं है आपको। सेकेंडरी विलस है, बीच में मेसोडर्म आ गया, कोई इश्यू नहीं है। तीसरी स्लाइड है, बाहर सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट, अंदर साइटोट्रोफोब्लास्ट, और अंदर मेसोडर्म। मेसोडर्म में ब्लड वेसल्स आ गई हैं, और यहाँ से कुछ साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स निकलकर इस सिंसिटिया से गुजरकर इस विलस के बाहर इस जगह पर शेल बना लेंगे, और ये शेल फिर एंकर करेगा इस विलस को मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा में। क्या क्लास कोई इशू है? क्लास शुड वी मूव ऑन? ठीक है, गुड। ये सारी क्लास को समझ आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये विलस और साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल की समझ ही ना आएगी तो आपको अगला लेक्चर नहीं समझ आएगा। आपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ के आना है। ये आपके पास साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल हो गया। इसका मतलब है साइटोट्रोफोब्लास्ट दो जगह पर आ जाता है, एक सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट सेल से पहले, और एक सिंसिटियम को गुजर कर इसके ऊपर शेल बना लेगा। चलो जी आगे चलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द कोरियोनिक विला, ये सब बच्चे पढ़ेंगे। स्टेम विलस का बता दें। अच्छा, स्टेम विलस बेटा देखो क्या है। स्टेम विलस वो पहला विलस है जो बनेगा, जिसका कोर बनाएगा मेसोडर्म। मेसोडर्म के ऊपर होगा साइटोट्रोफोब्लास्ट, उसके ऊपर होगा सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट, और उसके ऊपर होगा साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल। अभी तक इससे ब्रांच विलस नहीं निकले। अब आपको ब्रांच विलस की शक्ल दिखाती है, ठहरो। ये देखो, जरा ये तस्वीर देखो। क्या आपको, ये है स्टेम विलस क्लास, ये है स्टेम विलस। क्या आपको इसमें से निकलती हुई ब्रांच नजर आ रही है? कैन यू सी दिस ब्रांच क्लास? से ओके और नो क्लास। मेरा कर्सर इस वक्त ब्रांच विलस के ऊपर है, ठीक है। अब मैं रख रही हूँ कर्सर स्टेम विलस के ऊपर। स्टेम विलस वो पहला विलस है जो बनता है, उसके बाद उसके अंदर से ब्रांचेस निकलती हैं। ब्रांच विलस इंटरविलस स्पेस के अंदर फ्लोट करता है, ठीक है। और ब्रांच विलस वो होता है जहां से एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन और गैसेज होना होता है बिटवीन द मैटरनल एंड द फीटल ब्लड, ठीक है। क्या आप इस स्टेम विलस के ऊपर साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल देख सकते हो? अब मेरा कर्सर साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल के ऊपर है, क्या आप शेल देख सकते हो क्लास? कैन यू सी दिस शेल? बिल्कुल सही। चलो, अब आपके सारे प्रॉब्लम हल हो गए हैं ना? तो मैंने आपसे कहा था कि आप किसी भी चीज पे घबराया ना करो, मैंने हर चीज को सपोर्ट करने के लिए स्लाइड बनाई होती है। अब आप मेरे साथ जरा ये प्राइमरी कोरियोनिक विलस पढ़ लो, ये आप खुद पढ़ो। ये आपका बेटा, ये आपका नॉलेज अगर आपका क्लियर हो गया तो आपने अगला लेक्चर तो आपके लिए मजाक होगा। चलो जी, कौन से डे पे आपके पास प्राइमरी कोरियोनिक विलस अपीयर होगा? कौन सा डे पे है? 13 डे पे है ना? अच्छा, और प्राइमरी कोरियोनिक विलस एट द एंड ऑफ द सेकेंड वीक बिगिन टू ब्रांच। आगे चलते हैं। अर्ली इन द थर्ड वीक सेकेंडरी कोरियोनिक विलस होगा, ठीक है। और टर्शियरी विलस, ये जो आपको पिक्चर दिखा दी है,
टर्शी विलस कब होगा? जब ब्लड वेसल्स आ जाएंगी। मीजोडर्म में जब ब्लड वेसल्स आ गई हैं, और ये आपके पास देखो ये मीजोडर्म है। अगर आप इधर से देखो, मेरे कर्सर को फॉलो करो, ये मीजोडर्म है, मीजोडर्म में ब्लड वेसल्स हैं, ये आपके पास साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये आपके पास सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट है। यहाँ पर तो ये तीनों तरतीब से हैं, लेकिन यहाँ पर साइटोट्रोफोब्लास्ट सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट से गुजरता हुआ बाहर निकलकर साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल भी बना रहा है। क्या हमारे पास अब शेल की बात क्लियर है? क्या हमारे पास विलस की प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी विलस की बात क्लियर है? क्या हमें पता लग गया है कि एक स्टेम विलस होता है और उसे निकलने वाला ब्रांच विलस होता है? क्या हमें स्टेम विलस का पता लग गया है? क्या हमें ब्रांच विलस का पता लग गया है? अब मेरा क्वेश्चन ये है, कैन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस थ्रू द स्टेम विलस? कैन एक्सचेंज ऑफ, नो, वेरी गुड। ब्रांच विलस का क्या काम है? What is the function of branch villi? What is the function of branch villi? Exchange of nutrients. Very good. अब ये वो बात है जो शेल वाली बात है, इसको आप एक दफा फिर जरा पढ़ लो ताकि शेल का अगले लेक्चर में मसला ना हो। Cytotrophoblastic cells of the chorionic villi proliferate, extend through the syncytiotrophoblasts to form the extravillous cytotrophoblastic shell which gradually surround the chorionic sac, और ये वाला शेल जो है फिर एंकर कर देता है इसको मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा के साथ। चलो जी आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे डेसिडुआ। डेसिडुआ क्या है? एंडोमेट्रियम। अब बच्चों हमने डेसिडुआ पढ़ना है, चलो क्लास डेसिडुआ पढ़ते हैं। डेसिडुआ क्या है क्लास? डेसिडुआ क्या है क्लास? जल्दी से बताओ, व्हाट इज डेसिडुआ? हेलो। एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या बताया था? क्या दो पार्ट्स हैं इसके? एपिथेलियम एंड लेमिना प्रोप्रिया। एपिथेलियम एंड लेमिना प्रोप्रिया। एपिथेलियम कौन सी थी? सिंपल कलमनर। और लेमिना प्रोप्रिया में क्या था? लेमिना प्रोप्रिया में कनेक्टिव टिश्यू था। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स थे, ग्लैंड्स थे, ब्लड वेसल्स थी। क्या ऐसा ही था क्लास? कैसा ही था? चलो आगे चलते हैं। अब बेटा वो जो बातें आप करते हैं ना डेसिडुआ, बेसिलस, प्राइटेलस और कैप्सुलरिस की, आज हम उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं। ये देखो, ये आपके पास एम्ब्रियोनिक पोल है, ये आपके पास एब एम्ब्रियोनिक पोल है। जो एम्ब्रियोनिक पोल होता है ना, जिससे एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम के अंदर एंटर होना शुरू करता है, वो एम्ब्रियोनिक पोल है। एम्ब्रियोनिक पोल के ऊपर जहाँ पर बहुत ज्यादा विलस की ग्रोथ होती है, कोरियन के उस पार्ट को आपने कोरियोनिक फ्रंटोसम का नाम दे दिया, और बाकी के ऊपर ग्रोथ नहीं होती, अगर होती है तो डिजेनरेट कर देते हैं, उसको हमने कोरियन लीव का नाम दे दिया है ना। अब हम डेसिडुआ यानी कि एंडोमेट्रियम को नाम दे रहे हैं। वो वाली एंडोमेट्रियम, वो वाला डेसिडुआ जो एम्ब्रियोनिक पोल पर होगा कोरियोनिक फ्रंटोसम के पास, उसका नाम है डेसिडुआ बेसिलस। अब डेसिडुआ बेसिलस और कोरियोनिक फ्रंटोसम ये दोनों मिलकर प्लेसेंटा बनाएंगे। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, डेसिडुआ बेसिलस एंड कोरियोनिक फ्रंटोसम टुगेदर दे आर गोइंग टू फॉर्म द प्लेसेंटा। ठीक है, अब आप देखो ये है डेसिडुआ बेसिलस। अब बाकी के एम्ब्रियो को जो आपके पास एंडोमेट्रियम सराउंड कर रही है या डेसिडुआ सराउंड कर रहा है, उसको कहते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस। ये मेरा कर्सर डेसिडुआ कैप्सुलरिस के ऊपर चल रहा है, ठीक है। और बाकी जो यूट्राइन कैविटी है, यहाँ से बाकी की जो यूट्राइन कैविटी है, यहाँ से हम स्टार्ट हो रही है। ये जो आपके पास डेसिडुआ रह गया है, इसका नाम है डेसिडुआ प्राइटेलस। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ, आपने मेरे कर्सर को फॉलो करना है। सबसे पहले मेरा कर्सर डेसिडुआ बेसिलस के ऊपर चलेगा। लेट्स स्टार्ट। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डेसिडुआ बेसिलस है। ये वो पोर्शन है जो एम्ब्रियोनिक पोल के ऊपर एंडोमेट्रियम का है। ठीक है, आपको पता है ना, फीटस एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो होता है वो एंडोमेट्रियम के अंदर चला जाता है, तो वो एंडोमेट्रियम जो बाकी के फीटस के एरिया को सराउंड कर रहा है, वो बन जाता है डेसिडुआ कैप्सुलरिस। और बाकी यूट्राइन कैविटी बचती है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। ये यूट्राइन कैविटी बच गई है ना, एम्ब्रियो ने तो इतना हिस्सा ऑक्युपाई किया ना। क्लास, आर यू विद मी?
क्लास आर यू विद मी क्लास? ठीक है, एम्ब्रियो ने तो आपके पास इतनी यूट्राइन कैविटी ऑक्युपाई की है ना, इतनी इतनी ऑक्युपाई की है। अब ये बाकी की जो एंडोमेट्रियम है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये बन जाता है डेसिडुआ प्राइटेलस। डेसिडुआ प्राइटेलस देखो फीटस के साथ या एम्ब्रियो के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर यहां से देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। डेसिडुआ प्राइटेलस किसके साथ फ्यूज कर रहे हैं? ये डेसिडुआ प्राइटेलस है आपका, ये किसके साथ फ्यूज कर रहा है? ये फ्यूज कर रहा है कोरियन लीफ के साथ, और कोरियन लीफ के बाद ये फ्यूज कर रहा है एमनियन के साथ। ये देखो, ये एमनियन है, एमनियन, ये आपके पास कोरियन लीफ है, और ये आपके पास डेसिडुआ प्राइटेलस है। ये तीनों फ्यूज कर जाते हैं, ये एक मेम्ब्रेन बना लेते हैं। आपको इस मेम्ब्रेन को आगे चल के हम पढ़ाएंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, इस स्लाइड से आपको दो पैगाम मिले हैं, वो आपने पक्के रट लेने हैं। पहला पैगाम क्या मिला है कि आपके पास एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड द डेसिडुआ आफ्टर द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। क्या ये बात क्लियर है? डेसिडुआ के पेड़ तीन हिस्से हो जाती हैं। एक हिस्सा जो एम्ब्रियोनिक पोल के नीचे आ जाता है, एम्ब्रियोनिक पोल जहां से एम्बेड करना अंदर शुरू करता है, एम्ब्रियो एम्बेड करता है जिस पॉइंट से, वो कहलाता है डेसिडुआ बेसिलस। डेसिडुआ बेसिलस एंड कोरोनिक फ्रंटोसम टुगेदर दे फॉर्म द प्लेसेंटा। वो वाला एंडोमेट्रियम या वो वाला डेसिडुआ जो फीटस का एब एम्ब्रियोनिक पोल सराउंड करता है, वो कहलाता है डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। और बाकी का सारा जो डेसिडुआ है वो कहलाएगा डेसिडुआ प्राइटेलस। अच्छा, अभी शुरू में तो यूट्राइन कैविटी आपको नजर आ रही है। ये देखो यूट्राइन कैविटी पे मेरा कर्सर है। क्लास देखो जरा यूट्राइन कैविटी, यूट्राइन कैविटी देखो जरा। शुरू में यूट्राइन कैविटी होती है, उसके बाद यूट्राइन कैविटी खत्म हो जाती है जैसे जैसे एम्ब्रियो प्रोट्रूड करता है इनटू द यूट्राइन कैविटी। क्या आपको यूट्राइन कैविटी नजर आ रही है क्लास? मेरा कर्सर आप देख सकते हैं क्लास? ठीक है बेटा, फटाफट लिखा करो, फिर मुझे ये वरना समझ नहीं आती कि आपको पता चला कि नहीं। दिस इज द यूट्राइन कैविटी। यहाँ पर देखो यूट्राइन कैविटी ऑब्लिटरेट हो गई है ड्यू टू द एनलार्जमेंट ऑफ द एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी के एनलार्ज होने की वजह से क्या तीन चीजें फ्यूज कर गई हैं? एमनियन, कोरियन लीफ एंड डेसिडुआ प्राइटेलस। तो ये एक मेम्ब्रेन बनाएगा जिसको एमिनो कोरियोनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ पर उन्होंने प्लेसेंटा लिख भी दिया हुआ है। तो प्लेसेंटा किन दो चीजों से मिलकर बना है हमारे पास विलस कोरियन एंड डेसिडुआ बेसिलस। डेसिडुआ बेसिलस एंड विलस कोरियन। अब आपको कोई इश्यू तो नहीं ना होगा अगर हम कोरियोनिक फ्रंडोसम या विलस कोरियन के या कोरियन लीव के, अब तो आप पढ़े लिखे हो चुके हो, अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना। अच्छा, व्हाट इज डेसिडुआ? बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। अच्छा जी, what is decidua? Endometrium is renamed after implantation as decidua. Endometrium to which fetus is called decidua basilis. Rest of the fetus along with the amnion and chorion is covered by the endometrium called the decidua capsularis, and remaining endometrium that lines the uterine cavity is called the decidua praetorius. बेहतरीन जवाब लिखा हुआ है, इसकी पिक्चर ले लो, इंतहाई बेहतरीन आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, क्या आपको पता लगे? अगर आपको कहे कि भाई तीन तरह के डेसिडुआस क्या हैं, तो क्या आप जवाब दे सकते हो क्लास? शुड बी मूव ऑन? अच्छा, अब आपको फिर तस्वीर दिखा दी है, फिर एक दफा आपको यकीन दिलाया जा रहा है कि एम्ब्रियोनिक पोल पे डेसिडुआ बेसिलस है, बाकी का एम्ब्रियो जो कवर करेगा डेसिडुआ कैप्सुलैरिस है। डेसिडुआ कैप्सुलैरिस ने डीजनरेट कर जाना है। डेसिडुआ कैप्सुलैरिस विल नॉट एग्जिस्ट एनी लॉन्गर, ये डीजनरेट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। और आपके पास डेसिडुआ प्राइटेलस है, और तीन चीजें फ्यूज करेंगी, एमनियन, कोरियन लीफ एंड डेसिडुआ प्राइटेलस। आगे चलते हैं। आपको एक दफा फिर एक और तस्वीर से वही चीजों का यकीन दिलाया जा रहा है। ये एमनियोटिक कैविटी है जिसमें फीटस ग्रो करेगा। ये आपके पास जो है एमनियन के बाहर कोरियन लीव है, और ये आपके पास
आपके पास ये स्मूथ कोरियन आ गया, ये वाला स्मूथ कोरियन है। स्मूथ कोरियन के बाहर आपके पास ये डेसिडुआ प्राइटेलिस है, ये यूट्राइन कैविटी है, और यूट्राइन कैविटी ने अल्टीमेटली ऑब्लिटरेट हो जाना है। जब ये चीजें आप लोग फ्यूज करेंगे ना सारी ये, तो ये यूट्राइन कैविटी ऑब्लिटरेट कर जाएगी। ये डेसिडुआ बेसिलस है, दिस इज डेसिडुआ बेसिलस, दिस इज विलस कोरियन, और ये विलस कोरियन विलाई के दरमियान में इंटरविलस स्पेस, ये वो इंटरविलस स्पेस है जहाँ पे मैटरनल ब्लड आता है विद द हेल्प ऑफ द यूट्राइन आर्टरीज, और यूट्राइन वेन इनको वापस ले जाती है। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, अब हम आगे चलेंगे। डेसिडुआ सेल्स क्या हैं? In response to increasing progesterone levels in maternal blood, the connective tissue cells of the decidua enlarges to form the pale staining decidua cells. These cells enlarge as glycogen and lipid accumulate in their cytoplasm. अब आपको क्या पता चला डेसिडुअल सेल्स क्या हैं? कौन से सेल्स डेसिडुअल सेल्स बन जाएंगे? कौन से सेल्स डेसिडुअल सेल्स बनेंगे? जो एंडोमेट्रियम का लेमिना प्रोप्रिया है, उस लेमिना प्रोप्रिया में कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं, वो सेल्स एनलार्ज होंगे, उनमें ग्लाइकोजन लिपिड एक्यूमुलेट होगा, और वो ही कनेक्टिव टिश्यू सेल रीनेम कर दिए जाएंगे एज दी डेसिडुअल सेल्स, क्योंकि इम्प्लांटेशन के बाद एंडोमेट्रियम को हमने डेसिडुआ कह दिया और उसके कनेक्टिव टिश्यू सेल्स को हमने डेसिडुअल सेल्स कह दिया आफ्टर द एक्यूमुलेशन ऑफ द ग्लाइकोजन एंड लिपिड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है जी, पता लग गया डेसिडुअल सेल्स क्या है। आगे चलते हैं। डेसिडुअल रिएक्शन क्या है? द सेलुलर एंड वेस्कुलर चेंजेस अकरिंग इन द एंडोमेट्रियम एज द ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट्स कॉन्स्टिट्यूट द डेसिडुअल रिएक्शन। वो सारी चीजें डेसिडुअल रिएक्शन में आ जाएंगी। जो आपके पास ब्लड लैक्यूना बन रहे थे, ग्लैंड इरोड हो रही हैं, कैपिलरीज इरोड हो रही हैं, डेसिडुअल सेल्स बन रही हैं, डेसिडुअल सेल्स ब्रेक डाउन हो रही हैं, एम्ब्रियो की न्यूट्रिशन का अरेंजमेंट हो रहा है, ये सब डेवलपमेंट, सब चेंजेस जो एंडोमेट्रियम में आ रही है, इसको डेसिडुअल रिएक्शन कहते हैं। आगे चलेंगे। फंक्शन ऑफ डेसिडुअल सेल्स, एक ये न्यूट्रिशन देंगे फीटस को, एक ये मैटरनल टिश्यू को प्रोटेक्ट करेंगे। मैटरनल टिश्यू को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? आपको पता है सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट इरोड करता जाता है एंडोमेट्रियम को, एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने के लिए। ये डेसिडुअल सेल एक सर्टेन लेवल तक तो उसको एरोजन करने देती हैं, लेकिन उसके बाद ये डेसिडुअल सेल वो एरोजन रोक देते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए या डेसिडुअल सेल्स ऐसा ना कर सकें तो सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट तो इरोड करते चले जाएंगे, वो डेसिडुआ बेसिलस को भी इरोड कर जाएंगे, वो एंडोमायोमेट्रियम को भी इरोड कर जाएंगे, वो पेरीमेट्रियम को भी इरोड कर जाएंगे। उस सूरत में नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि ऐसा प्लेसेंटा डेवलप हो जाएगा जो डिलीवरी के टाइम पे हम डिटैच नहीं कर सकेंगे, और ये बड़ी स्केरी सिचुएशन हो जाती है कि प्लेसेंटा ब्लीड कर रहा है लेकिन वो डिटैच नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो मायोमेट्रियम में इरोड कर गया, वो पेरीमेट्रियम में इरोड कर गया है। और इस सूरत में एक ही आंसर होता है कि आपके पास हिस्टेरेक्टमी की जाती है, यूट्रस को निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच बच्चों। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा समझ आ गया होगा।